नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्ट्रीट जीरो क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के मॉड्यूल में। दोस्तों इस मॉड्यूल को हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री की ये जो TMH की बुक है उससे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और अगर एज फार एज इसके अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, गोल की बात करें कि वाई आर वी डिस्कसिंग दिस, तो जो हमारे फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, एक तो इस बुक में जो कवरेज किया गया है वो काफी लूसिड वे में किया गया है। सेकेंड ऑफ ऑल, एंशिएंट और मेडिवल इंडिया के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी सिग्निफिकेंट होते हैं हमारे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया। थर्ड थिंग इज, ये जो पूरी लेक्चर आज का लेक्चर है या फिर जो पूरी लेक्चर सीरीज रहेगी, इट विल हेल्प यू in quick revision. And fourth is to make your preparation holistic and complete. Fine. ये जो पूरा लेक्चर सीरीज रहेगा एंशिएंट हिस्ट्री के मॉड्यूल का, या फिर इस लेक्चर की बात करें तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन ऑल योर एग्जाम्स। फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैटर नहीं करता। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, इट इज गोइंग टू हेल्प इन ईच स्टेज, फिर चाहे वो प्रीलिम्स वाली स्टेज हो यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली स्टेज हो या फिर मेंस वाली स्टेज हो। इसमें जो मैंने कंटेंट को एक्सप्लेन करूंगा वो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। इज दैट क्लियर? और कंप्लीट रहेगा तो आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों इस स्लाइड से आप मेरे बारे में जान सकते हो, एक छोटा सा ब्रीफ दिया हुआ है मेरे बारे में, प्लीज गो थ्रू दैट। एंड दोस्तों मेरा नाम है आलोक गुप्ता। दोस्तों लेक्चर में आगे बढ़े उससे पहले सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा मॉड्यूल है इसको अपलोड किया गया है www.streetzero.in पे। तो इसके सारे लेक्चर्स या मॉड्यूल को या फिर कोई अगर आप क्विज प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इन लेक्चर से रिलेटेड जो क्विजेस हैं वो भी मैंने वहां पे अपलोड कर रखी है। उसके अलावा बहुत सारे और भी इंटरेस्टिंग मॉड्यूल्स हैं तो आप जाके देख सकते हैं www.streetzero.in पे। अगर कहीं पे कोई क्वेरी आती है तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 0844702277। इज दैट क्लियर? एंड इन ऑर्डर टू गेट एडिशनल बेनिफिट आप इस रेफरल कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं T/alok/137। तो नाउ हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। और दोस्तों आज की जो ये लेक्चर है इसका मेन टॉपिक क्या रहेगा, तो वो ये रहा। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी प्री हिस्टोरी फेज के बारे में। प्री हिस्ट्री फेज में हम लोगों ने देखा था भाई प्री हिस्ट्री किसको कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री किसको कहते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने बात की थी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। तो प्री हिस्ट्री में अगर हम बात करें मेजरली तो प्री हिस्ट्री के पार्ट आपके हो जाते हैं स्टोन एज, और स्टोन एज में अगर हम देखें तो तीन हम लोगों ने मेन पढ़े थे, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड देन नियोलिथिक एज। और उसके बाद स्टोन एज के बाद हम लोगों ने पढ़ा था चाल्कोलिथिक एज के बारे में या चाल्कोलिथिक सिविलाइजेशन के बारे में। फिर हमने ये भी जाना था कि भाई चाल्कोलिथिक सिविलाइजेशन किस तरीके से आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन से डिफरेंट है, क्योंकि दोनों का जो टाइम पीरियड है वो ओवरलैप हो रहा था, बावजूद उसके दोनों में डिफरेंस है। हड़प्पन सिविलाइजेशन मोर ऑफ अ ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन के तौर पे जानी जाती है। क्या होता है वो मतलब आज समझेंगे। तो अब हम आ चुके हैं एक तरीके से कहा जाए प्रोटो हिस्ट्री के पार्ट में। प्रोटो हिस्ट्री जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री का मतलब क्या होता है एक बार फिर से बता देता हूं जो फर्स्ट टाइम व्यूअर है। प्री हिस्ट्री वो वाला टाइम पीरियड जब राइटिंग की जो प्रोसेस है वो ईजाद नहीं हुई थी, मतलब लोग को लिखना नहीं आता था। और एंशिएंट हिस्ट्री में वो वाले इवेंट्स आ जाते हैं जब जिसका हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट्स है, रिटन हिस्ट्री है। प्रोटो हिस्ट्री समवॉट इस टाइप की है कि उस टाइम पे जो कंटेम्पररी सिविलाइजेशन है उनके पास राइटिंग स्टाइल थी, और उस उनकी राइटिंग्स में हम लोगों ने हड़प्पन सिविलाइजेशन या जो हमारी प्रोटो हिस्ट्री है उसके बारे में हमें पता चलता है। या फिर प्रोटो हिस्ट्री में या तो भले ही राइटिंग की जो टेक्निक है वो भले ही डेवलप ना हुई हो, लेकिन ओरल ट्रेडिशन जो था उस टाइम का उसके माध्यम से भी हमें प्रोटो हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ऐसी ही कुछ सिविलाइजेशन जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री। उसके अलावा आपका जो वैदिक सिविलाइजेशन है, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री। तो आज हम प्रोटो हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। आप अगर यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद ये ब्रैकेट देख रहे हो, इसमें टाइम पीरियड लिखा हुआ है। हड़प्पन सिविलाइजेशन को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक है आपका अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन, दूसरा है मैच्योर और तीसरा है लेटर। तो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की विस्तार
जो हुआ और एकदम फुल मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन देखने को मिलता है, ये उसका टाइम पीरियड दिया हुआ है। अदरवाइज हड़प्पन सिविलाइजेशन को ऐसा माना जाता है ये 3300 बीसी से शुरू हो गया था। इज दैट क्लियर? और लगभग चलता हुआ आया ये 1300 बीसी तक। ये है इसका हड़प्पन सिविलाइजेशन का टोटल ड्यूरेशन। इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोलने के पीछे कारण ये है कि इस टाइम के जो टूल्स या आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं वो ज्यादातर ब्रॉन्ज के बने हुए थे। ब्रॉन्ज एक एलॉय होता है जो कि कॉपर और टिन के मिलाने से बनता है। क्लियर है? अब इतना समझ में आ गया, इंट्रोडक्शन के लिए काफी है। तो हम चलिए आगे शुरू करते हैं। ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये इतने जो एरिया दिखाया गया है उस एरिया में इसका विस्तार था। यहाँ पे अगर वेस्टर्न पार्ट में देखें तो सुटका गैंडौर तक ये था। अगर हम बात करें नॉर्थ में तो ये मांदा जम्मू कश्मीर में है, वहां तक ये फैला हुआ है। इधर अगर इसमें देखें तो यहाँ पे यूपी में आलमगीरपुर है, वहां तक ये विस्तार था। इज दैट क्लियर? तो ये इसके पूरे डायमेंशंस दिए हुए हैं। शुरू करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ। हड़प्पन सिविलाइजेशन ऐसा माना जाता है ये साउथ एशिया का पहला अर्बन सिविलाइजेशन था, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। और ये कंटेम्पोरेनियस है किसके साथ? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या इजिप्ट में जो सिविलाइजेशन थी उस टाइम पे। इजिप्ट में दो नदियां बहती हैं, यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस। उसके अराउंड में जो सिविलाइजेशंस बनी थी उनको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बोला जाता है। इज दैट क्लियर? अब अगर बात करें इन तीनों सिविलाइजेशंस की, जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है या हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इन तीनों में सबसे ज्यादा मोस्ट या लार्जेस्ट एरिया था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। जो अर्लियर हमारे हिस्टोरियंस हुए उन्होंने इस सिविलाइजेशन को नाम दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या नाम दिया? इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि घाघरा हाकरा जो बेल्ट था वहां पे भी बहुत सारे सेटलमेंट्स पाए गए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। देखिए इंडस वैली का नाम क्यों दिया गया था? क्योंकि इंडस नदी के का जो एरिया था उसके आसपास सिविलाइजेशन मिले थे, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन फिर जो घग्गर नदी वगैरह है ना, उसके भी फ्लड प्लेन्स में इसके बहुत सारे साइट्स मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे की सारे साइट्स सिर्फ यहीं पे हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन में आता है तो इट विल बी रॉन्ग। बाकी जगहों पे भी इसकी साइट्स मिली, लेकिन सबसे पहली साइट्स यहाँ पे मिली थी, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दिया गया। अगर बात किया जाए, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये पहली आर्कियोलॉजिकल साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो डिस्कवर हुई थी। उसके ही बेसिस पे इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन दिया गया। जैसा कि अभी मैंने बताया, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन बोल रहे हो आप, ये आता है प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट कहा जाता है। और ये बिलोंग करता है ब्रॉन्ज एज से। जो आपकी जियोलॉजिकल टाइम स्केल होती है उसमें, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में मतलब जैसे अर्थ का एवोल्यूशन हो रहा है, कॉन्टिनेंट्स का एवोल्यूशन हो रहा है, तो अर्थ की जो एज है, ओरिजिन है, टाइम पीरियड है, उसको डिवाइड किया गया है मेजर इवेंट्स के बेसिस पे। जैसे कि जोरासिक पीरियड, ट्रायसिक पीरियड, पेलिस्टोसीन पीरियड, होलोसीन पीरियड, है ना। तो उसी में ब्रॉन्ज एज, चालकोलिथिक एज, इन सब के नाम है। तो ये जो है आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन, इट बिलोंग्स टू ब्रॉन्ज एज। और ऐसा भी कहीं कहीं पे ऐसा देखा गया है कि ये जो सिविलाइज, अब हाँ, जब लास्ट लेक्चर बता रहा था तब चालकोलिथिक एज के बारे में बता रहा था। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये चालकोलिथिक एज है वो हड़प्पा से पहले एग्जिस्ट करती थी, कुछ लोग बोलते हैं कि बाद में एग्जिस्ट करती थी, और कुछ लोग कॉन्साइड वाला भी टाइम पीरियड बताते हैं। ठीक है, अब ये तो नहीं पता कि कौन सी, मतलब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया ऐसा बोला जाता है कि ये चालकोलिथिक से ओल्डर सिविलाइजेशन है, मतलब ज्यादा पुरानी सिविलाइजेशन है, ज्यादा पुरानी सभ्यता है। उसके बावजूद भी यहाँ पे कुछ ऐसे सेटलमेंट्स मिलते हैं जो कि चालकोलिथिक एज से भी ज्यादा डेवलप्ड है। इज दैट क्लियर? जैसे कि हमने देखा था चालकोलिथिक जो एज थी वो डेवलप हुई थी आपकी कुछ 8000 बीसी, 6000 बीसी के आसपास। और कहीं कहीं पे ऐसे एविडेंस मिले चालकोलिथिक एज के कि जो 1000 बीसी तक रिसेंटली बिलोंग करते थे। जबकि हम यहाँ पे देख रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो हमारी 3300 बीसी में डेवलप हो रही है। तो डिस्पाइट इट इज ओल्डर देन चालकोलिथिक एज, इट इज फार मोर डेवलप्ड देन इन कंपैरिजन टू द चालकोलिथिक सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन को स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से 3 फेसेस में डिवाइड किया जाता है। एक है आपका अर्ली या फिर प्री हड़प्पन फेज, दूसरा है मैच्योर हड़प्पन फेज, और तीसरा है लेटर हड़प्पन फेज। इनके ये जो टाइम पीरियड है ये मोर और लेस थोड़े बहुत बदलते रहते हैं। जैसे मैंने अभी 3300 बीसी बोला था, इनफैक्ट आप ज्यादातर बुकों में 3300 बीसी देखेंगे, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है। इट इज जस्ट बिकॉज ये जो वेरिएशन है, इट इज जस्ट बिकॉज कि डिपेंडिंग अपॉन दी क्या एविडेंसेस, क्या आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी हो रही है उस बेसिस में। बट मोस्ट एक्सेप्टेड टाइमलाइन इज दिस। क्लियर है?
तीनों फेस याद रखना। अभी इनके मैं मैप भी दिखाऊंगा। इनकी जो साइड्स है मोर और लेस ओवरलैप करती हैं, लेकिन कुछ कुछ अलग हैं। ये जो तीनों के तीनों फेस हैं, एक बात जरूर है कि इनमें कल्चरल कंटिन्यूटी देखने को मिलती है। मतलब जो अर्ली फेस में हो रहा था वही आपको मैच्योर फेस में दिखेगा और वही लेटर फेस में दिखेगा। ऐसी कल्चरल कंटिन्यूटी देखने को तो मिलती है, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं जिसके बेसिस पे इसको 3 फेसेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है। उसके अलावा जो अर्ली हड़प्पन फेज था उसको हम लोग रीजनलाइजेशन एरा भी बोलते हैं। ये जो रीजनलाइजेशन एरा या फिर अर्ली हड़प्पन फेज था, इसको फॉर्मेटिव प्रोटो अर्बन फेज, यानी फॉर्मेटिव यानी तब बनना शुरू ही हुआ था इस सभ्यता का, मतलब एक तरीके से विकास होना शुरू हुआ था, डेवलपमेंट होना शुरू हुआ था। और ये जो पहला वाला फेज है अर्ली हड़प्पन फेज, ये आपका हाकरा फेज, जो हाकरा वैली है उसके अराउंड वाले फेज के जो सेटलमेंट्स है उनसे रिलेटेड है। इस टाइम के जो सेटलमेंट्स थे उनमें फोर्टिफिकेशन देखने को मिलता है। फोर्टिफिकेशन मतलब अपने आप को बचाने के लिए फोर्टिफाई करते थे वो अपने सेटलमेंट्स को। उसके अलावा ये जो अर्ली फेज था इसमें स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट देखने को मिलता है। स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट मतलब बहुत ही अच्छी पत्थरों की कारीगरी, वीड्स। आपने देखा होगा ना, कुछ वो मोती है, मोटे मोटे मोती से टाइप की जो माला बनी रहती है, तो बीड मेकिंग की आपकी क्राफ्ट देखने को मिलती है, मेटल क्राफ्ट देखने को मिलती है, और पहियों वाला ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है, ट्रेड के नेटवर्क्स देखने को मिलते हैं। सो दीज आर दी फीचर्स ऑफ अर्ली या फिर आप कह लो प्रोटो अर्बन फेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अगर बात करें ज्यादातर रॉ मटेरियल एक्सेप्ट जेड, जो कि नहीं देखा गया अर्ली हड़प्पन सेटलमेंट्स में, ये जितने भी रॉ मटेरियल्स थे वो सारे के सारे रॉ मटेरियल्स आपके सेम है, जो कि आपको मैच्योर हड़प्पन फेज में भी देखने को मिलते हैं। एक और खास बात देखने को मिलती है प्री हड़प्पन फेज में कि इस टाइम पे कोई लार्ज सिटीज नहीं देखने को मिली, जो कि हमें मैच्योर हड़प्पन फेज में देखने को मिलती है। उसके अलावा एक और चीज की इस टाइम पे क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन में भी कोई इतनी ज्यादा एक्सपर्टाइज नहीं थी जितनी की मैच्योर टाइम पे है। अर्ली हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल साइट की बात करें तो जैसे कि गुजरात का पडरी जो जगह है वो एक साइट है यहाँ की। उसके अलावा राजस्थान में कालीबंगन, कच्छ वाला जो रीजन है वहां पे धौलावीरा, हड़प्पा वेस्ट पंजाब में, उसके अलावा बालाकोट, अमरी और भीराना ये है आपके हरियाणा में, और कोटदीजी एंड गुमला ये कुछ साइट्स हैं जो कि आपकी क्या है, अर्ली हड़प्पन फेज के समय की बिलोंग करती हैं। एक और चीज बहुत अच्छी देखने को मिलती है कि जो अर्ली फेज था ना, इस टाइम पे कोई भी ऐसी साइट नहीं है जो कि इंदस वैली या इंदस प्लेन के आसपास डेवलप या ग्रो की हुई हो। तो इसीलिए बोला था अभी मैंने आपको कि जो अर्ली फेज था वो हाकरा बेल्ट से रिलेटेड है। अब बात करते हैं मैच्योर हड़प्पन फेज की। जैसे कि हमने अभी देखा अर्ली हड़प्पन फेज को हम लोग फॉर्मेटिव फेज या फिर क्या कहते हैं प्रोटो अर्बन फेज बोलते हैं, ऐसे ही मैच्योर हड़प्पन फेज को बोला जाता है इंटीग्रेशन एरा। जैसे अर्ली वाले को बोला था हम लोगों ने रीजनलाइजेशन एरा, इस टाइम पे हुआ इंटीग्रेशन एरा। इसको अर्बन फेज भी बोला जाता है। यहाँ पे किसी भी सभ्यता का फुल फ्लैश्ड फीचर देखने को आपको मिलता है। और एक और बात, ये जो है हड़प्पन कल्चर अपन बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो बोलते हैं, वो स्पेशली जब भी हम बोलते हैं तो इसका मतलब हम मैच्योर अर्बन फेज की ही बात कर रहे हैं, यानी मैच्योर हड़प्पन फेज की ही बात कर रहे हैं। उसके अलावा ये जो हड़प्पा कल्चर का इस्तेमाल करते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी भी साइट्स हमें मिली वो सारी की सारी आइडेंटिकल हैं आपकी हड़प्पा से। जो हड़प्पा वाली जगह है, हड़प्पा पे जो साइट मिली है, जरूरी नहीं है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो नाम दिया गया है पूरी सभ्यता को, उसकी जितनी भी साइट्स हैं वो इसी जैसी हो। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। बस बात यह है कि जो मटेरियल ट्रेड्स हैं इन सारी साइट्सों के, वो सारे मटेरियल ट्रेड्स एक दूसरे से सिमिलर हैं, सेम है, इसीलिए इसका नाम दिया गया। जैसे कि सारी की सारी साइट्स में हमें रेड एंड ब्लैक पॉटरी मिलती है, टेराकोटा के फिगर्स मिलते हैं, जो ब्रिक है, जो गुम्मे जिसको बोलते हैं, ब्रिक साइज है, वो भी स्टैंडर्डाइज है, 1:2:4 के रेशियो में ही है। तो ऐसी जो सिमिलैरिटी मिली इन सारी साइट्सों पे, इसलिए सबको कलेक्टिवली हम लोग बोल देते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। अदरवाइज देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस अमंग दीज साइट। अब बात करते हैं लास्ट फेज की। तो जो लास्ट फेज यानी जिसको हम लोग लेट हड़प्पन फेज बोलते हैं, इसको बोला जाता है लोकलाइजेशन एरा या फिर पोस्ट अर्बन फेज। लोकलाइजेशन एरा या फिर पोस्ट अर्बन फेज,
यहाँ पे जो सिटीज हैं उनका जो डेवलपमेंट था उसमें डिक्लाइन देखने को मिलता है, और हड़प्पन सिविलाइजेशन का ये फाइनल पीरियड है। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हुआ था मैच्योर फेज में, उसका अब डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो गया, मतलब अब वो लोकलाइज डेवलप होना शुरू हो गई है। लेट हड़प्पन फेज जो है, लेट हड़प्पन फेज में आपके 5 ज्योग्राफिकल जोन्स आते हैं, 5 एरियाज आते हैं, जैसे कि एक है आपका वेस्ट पंजाब फेज, दूसरा है ईस्ट पंजाब फेज, तीसरा है झूकर फेज, चौथा है आपका रंगपुर फेज, और 5वां है गंगा यमुना दोआब फेज। ये 5 फेसेस में डिवाइड है, यानी लोकलाइज्ड है। लेट हड़प्पन सेटलमेंट जो है, लेट के जो सेटलमेंट्स हैं वो छोटे हैं कंपैरिजन में टू मैच्योर वाले के। मैच्योर वाली में सब कुछ बहुत अच्छा था और लेटर वाली में थोड़ा सा छोटा हो गया। नाउ द ट्रांजिशन, जो ये ट्रांजिशन हुआ है मैच्योर वाले से लेके लेटर वाले हड़प्पन फेज में, जो अगर हम ट्रांजिशन देखते हैं तो ये एकदम से सडन नहीं था, सटल ट्रांजिशन था, ग्रेजुअल ट्रांजिशन था। मतलब आराम आराम से चेंजेस देखने को मिले। चेंजेस चाहे फिर वो सील्स हो, एक ताबीज जिसको बोलते हैं ना, या आप ताबीज कह लो, या फिर एक तरीके से वो छोटे से स्टोन पे कुछ प्रिंट रहता है उसको सील बोलते हैं। पोएट्री में देख लें, कन्फाइंड राइटिंग्स में देख लें, क्यूबिकल बेट्स में देख लें, तो इन सब में चेंज हुआ है, लेकिन धीरे धीरे से चेंज देखने को मिलता है। उसके अलावा जो लेट हड़प्पन फेज के सेटलमेंट्स हैं वो भी काउंटिंग में ज्यादा हैं, बट वो छोटे हैं और रूरल हैं, और उनमें डाइवर्स एग्रीकल्चर बेस भी देखने को मिलता है। अगर हम लेटर फेज की कुछ साइट्स की बात करें तो जैसे कि झूकर, छनहूदारो, अमरी, ठीक है, तो ये सारी साइट्स हैं। उसके अलावा रंगपुर फेज साइट की अगर बात करें, ये झूकर साइट्स है क्योंकि इसके 5 फेसेस थे, तो झूकर साइट में अपने कौन कौन से आ जाते हैं, झूकर, छनहूदारो, अमरी। और रंगपुर फेज साइट की बात करें तो कच्छ, सौराष्ट्र और गुजरात, मेनलैंड गुजरात। अब जैसा कि स्टार्टिंग देखा हमने, लेक्चर का नाम था हड़प्पन सिविलाइजेशन, और एरा लिखा हुआ था वहां पे 2600 से लेके 1900, यानी हम लोग बात कर रहे थे मैच्योर फेज की। तो अब हम जो देखेंगे फीचर्स वो मैच्योर फेज के ज्यादा डिटेल में देखेंगे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से ये पता चलता है हमें कि जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है उनसे हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है, और स्पेशली ये पता चलता है इस टाइम पे कल्चरल होमोजेनिटी काफी थी। उसके अलावा डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती थी। उसके अलावा अभी तक जितने भी हिस्टोरियंस रहे, आर्कियोलॉजिस्ट रहे, तो इनके बीच में जो इन्होंने हड़प्पन कल्चर के ओरिजिनेशन के लिए थ्योरीज फॉरवर्ड की हैं, उनमें हमें कहीं पे भी कंसेंसस देखने को नहीं मिलता और कोई एक्सेप्टेंस नहीं है कि भैया ये जो एक पर्टिकुलर थ्योरी है वही उसी को मान लिया जाए। ऐसा माना जाता है कि जो प्री हड़प्पन वाला फेज था, जिसको हम लोग इंडिजिनस विलेज कल्चर के नाम से भी जानते हैं, ऐसा बोलते हैं कि जो हमारे यहाँ पे प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसी से ही हमारा मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन इमर्ज होती है या ओरिजिन होती है। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के लोग थे और जो यहाँ पे जो हमारे प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे उनके बीच में डिफ्यूजन हुआ है, मतलब इंटरमिक्सिंग हुई है, और उसके बाद मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप हुई है। अगर हम बात करते हैं ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन ने एरिया ऑक्यूपाई कर रखा था, ये ट्रायंगुलर है शेप में। अगर आप उसकी साइड्स को सारा कनेक्ट करते हो तो वो ट्रायंगुलर टाइप का दिखता है आपको। उसके अलावा ये लार्जेस्ट है किसी भी एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन में, मतलब अगर आप उस टाइम की दुनिया की कोई भी सिविलाइजेशन को उठा लें तो उन सब में सबसे बड़ी हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। उस टाइम की कुछ और अर्बन सिविलाइजेशन की, जैसे अभी मैंने नाम बताए थे, एक थी इजिप्शियन सिविलाइजेशन, दूसरी थी मेसोपोटामिया जो इराक वाले रीजन में डेवलप थी। अगर हम बात करें मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन की तो ये कवर करता है आज के दिन के राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और पाकिस्तान वाले रीजन को। क्लियर है? तो ये होगा बेसिक फीचर। और अगर इसके एक्सटेंशन की बात करें तो वो अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने मैप के जरिए कि आपका वेस्ट में है सुटका गैंडौर बलूचिस्तान में, मांदा जम्मू में, आलमगीरपुर यूपी में और मालवान साउथ गुजरात में। कहीं कहीं बुक्स में आप इस एक्सटेंशन को महाराष्ट्र में एक साइट है उसके साथ भी वो लोग बताते हैं, पर ऐसा बोला जाता है कि जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है कि जो इसका सदर्न एक्सटेंशन था वो मालवान साउथ गुजरात तक ही था। तो आप इसको याद कर लीजिए। अब एक एक करके सारे फीचर देख लेते हैं। जैसे टाउन प्लानिंग कैसी थी। टाउन प्लानिंग में एकदम अर्बन आउटलुक देखने को मिलता है, और जो सिविक प्लानिंग या ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें भी काफी सोफिस्टिकेटेड सेंस है। जो हड़प्पन टाउन्स या सिटीज हुआ करते थे वो 2 पार्ट में डिवाइड होते थे। एक होता था सिटाडेल
और दूसरा होता था लोअर पार्ट। ठीक है, सिटाडेल जो है वो थोड़ा सा रेस्ड वाला, मतलब थोड़ा सा ऊंचा सा होता था। जैसे मान लो अगर ये सिटी है आपकी, तो सिटी में ये जो वेस्टर्न पार्ट है ये थोड़ा उठा हुआ होता था, यहाँ पे लोग बाग रहते थे, और ये नीचे कॉमन लोग रहते थे। ये जो इसको बोलते थे हम लोग सिटाडेल। सिटाडेल जो है ये कंपैरेटिवली छोटा एरिया होता था टाउन का, और ये सिटी के वेस्ट में बनाया जाता था। ऐसा माना जाता है यहाँ पे जो वो सिटी है, शहर है, वहां के राजा रहा करते होंगे वहां पे। ये सिटाडेल में पब्लिक बिल्डिंग्स हुआ करती थी, ग्रेनरीज हुआ करती थी, और उसके अलावा इंपॉर्टेंट वर्कशॉप्स हुआ करते थे। जबकि जो लोअर पार्ट है वहां पे आम जनता रहती थी। ठीक है, अगर और फीचर देखें सिटी या टाउन के, तो यहाँ पे ग्रिड पैटर्न में आपकी स्ट्रीट्स हुआ करती थी। ग्रिड पैटर्न मतलब आपका ये वाला ऐसे कुछ, ठीक है, इस टाइप का पैटर्न हुआ करता था, ग्रिड पैटर्न हुआ करता था। ठीक है, रन फ्रॉम नॉर्थ एंड कट एट राइट एंगल। ठीक है, तो राइट एंगल पे और ग्रिड पैटर्न में आपकी स्ट्रीट्स हुआ करती थी। स्ट्रीट्स जो है काफी वाइड हुआ करती थी, लगभग 10 मीटर चौड़ी हुआ करती थी। ठीक है, और ये टाउन्स को रेक्टेंगुलर और स्क्वायर ब्लॉक्स में डिवाइड करती थी। उसके अलावा जो स्ट्रीट्स हैं उनके रेगुलर इंटरवल्स में वहां पे लैंप पोस्ट हुआ करते थे, लैंप पोस्ट। ठीक है, उसके अलावा ये जो रोड वगैरह भी वो बनाते थे, तो या फिर जो सिटी में जो डेवलपमेंट होता था उसके लिए बर्न्ट ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे, और ये जो ब्रिक है वो आइडेंटिकल हुआ करती थी, 1:2:4 का रेशियो हुआ करता था। तो इससे हमें यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, कितनी ज्यादा यूनिफॉर्मिटी थी। उसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम, जो नाली वगैरह होती है ना, वो बहुत ज्यादा एक्सीलेंट हुआ करती थी, एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम। क्यों? क्योंकि उसमें वो लोग मोर्टार, लाइम, जिप्सम का इस्तेमाल करते थे। और जो हाउसेज हुआ करते थे वो 2 या 2 से ज्यादा उनमें स्टोरीज हुआ करती थी, मतलब कह लें तो फ्लोर्स हुआ करते थे, 1 2nd फ्लोर, 3 फ्लोर, इस टाइप की घर हुआ करते थे। और वो भी बहुत अलग अलग टाइप के होते थे, तो यानी मतलब अलग अलग टाइप होने के बाद भी, लेकिन जो उनका मेजर फीचर्स है वो सेम ही हुआ करते थे। उसके अलावा कोई विंडो नहीं हुआ करती थी उनमें, टाइल्ड बाथरूम हुआ करते थे, और हर एक घर में खुद का कुआं हुआ करता था, यानी वेल्स हुआ करते थे। तो दिस इज व्हाट अबाउट द टाउन प्लानिंग ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, स्पेशली मैच्योर हरप्पन सिविलाइजेशन। ड्रेनेज सिस्टम देखा हमने, रोड के बारे में बात की, घरों के बारे में बात की, और टाउन के बारे में, टाउन किस टाइप का होता था। अब बात करें अगर इनकी सोसाइटी की बात करें, तो लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि जो चालकोलिथिक सिविलाइजेशन है वो रूरल है, जबकि आपकी हरप्पन सिविलाइजेशन अर्बन सोसाइटी थी। यहाँ पे मिडिल क्लास, ज्यादा लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, और ऐसा माना जाता है लगभग 3 सोशल ग्रुप हुआ करते होंगे उस टाइम पे, एक रूलर, दूसरे रिच मर्चेंट, और तीसरे पुअर लेबरर्स। उसके अलावा अगर इनका जो हरप्पन सोसाइटी है उसमें इनहेरिटेंस का सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हिस्टोरियंस को बहुत ही कम पता है। ठीक है, कोई क्लियर आइडिया नहीं है। तो जैसे कि मैं आपको हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में बता रहा था, यहाँ पे ये देखिए, ये अर्ली हरप्पन फेस है। ठीक है, और ये आपका मैच्योर हरप्पन फेस है, सुटका गैंडोर, मांदा, है ना। उसके अलावा ये आपका यहाँ पे आलमगीरपुर दिया नहीं हुआ है, वरना आलमगीरपुर, और यहाँ पे मालवान है। क्लियर है, आगे चलते हैं, कुछ और फीचर्स की बात करते हैं। जो हरप्पन्स हुआ करते थे, ऐसा माना जाता है कि वो जो पॉटर्स व्हील होता है जिससे पॉटरी की जाती है, उसको बनाने में काफी एक्सपर्ट हुआ करते थे, लेकिन वो स्टोन के काम में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। उसके अलावा इस टाइम की पॉटरी बहुत अच्छे से याद रखना कौन सी होती थी, रेड प्लस ब्लैक पॉटरी। रेड कलर से पॉट बनाते थे और ब्लैक कलर से उसके ऊपर डिजाइन बनाया करते थे। ठीक है, ये जो पॉट्स हुआ करते थे, इनका वो इस्तेमाल किस चीज में करते थे, या तो उसमें ग्रेन्स को रखने के लिए या पानी को रखने के लिए। उसके अलावा कुछ ऐसे पॉट्स हुआ करते थे जिनमें होल्स हुआ करते थे, परफोरेटेड पॉटरी बोलते हैं जिसको। ये क्या होते थे, एल्कोहलिक बेवरेजेस को ब्रू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उसके अलावा टेराकोटा का इस्तेमाल करते थे ये लोग। टेराकोटा के बहुत सारे आर्टिफैक्ट मिलते हैं, जैसे कि एनिमल के फिगर्स, बुल, बफेलो, डॉग्स, मंकी, टॉय कार्ड्स एंड ह्यूमंस। तो ये टेराकोटा के फिगर्स मिलते थे, टेराकोटा के बेंगल्स मिलते थे। और एक और चीज देखने को मिली कि जो फीमेल के फिगर्स थे वो बहुत ज्यादा मिले हैं, बहुत सारी साइट्स पे मिले हैं इन कंपैरिजन टू दी मेल फिगर्स। उसके अलावा जो हरप्पन्स थे वो वीड मेकिंग में भी काफी एक्सपर्ट थे। वीड मेकिंग का फोटो मैंने वो थोड़ी देर में मैं आपको दिखाता हूं, मैंने इंक्लूड तो किया था। तो वीड मेकिंग में काफी अच्छे हुआ करते थे। ठीक है, तो उस टाइम पे हमें ज्वेलरी वगैरह जो मिलती है, ज्वेलरी वीड मेकिंग में बहुत अच्छा काम करते थे। ज्वेलरी मिलती है गोल्ड और सिल्वर की। ठीक है,
उसके अलावा एक जगह है अलादीनो कराची में, ठीक है, वहां पे नेकलेसेस मिलते हैं गोल्ड, सिल्वर, कार्नेलियन, सेमी प्रीशियस स्टोन्स के। फाइन। उसके अलावा अगर हम बात करें किन मेटल्स का ये लोग इस्तेमाल करते थे, तो कॉपर का, ब्रॉन्ज का, सिल्वर का, गोल्ड का। बट इस टाइम पे आयरन नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि आयरन एज जो है वो वैदिक टाइम पे शुरू होती है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया हड़प्पन टाइम पे कौन सी एज चल रही है, ब्रॉन्ज एज, ठीक है। इससे पहले कौन सी एज थी, चालकोलिथिक एज, और इसके बाद आएगी आयरन एज, ठीक है। तो इस टाइम पे आयरन बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। उसके अलावा ये लोग मेटलर्जी में भी अच्छे थे और एलॉयज वगैरह बनाते थे, इसीलिए ऐसा देखा गया है कि यहाँ पे ब्रॉन्ज के ज्यादा हमें आर्टिफैक्ट में देखने को मिलते हैं देन इन कंपैरिजन टू दी कॉपर। अदरवाइज कॉपर के भी मिलते हैं, ऐसा याद रखना, ठीक है। उसके अलावा सॉरी, अभी जो मैंने आपको एक लाइन बोली कि मैंने बोला इस टाइम पे जो ये ब्रॉन्ज के हमें आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, मिलते तो दोनों के हैं लेकिन ज्यादा हमें मिलते हैं कॉपर के मिलते हैं, और वो जस्ट इसलिए मिलते थे बिकॉज ऑफ दी कल्चरल प्रेफरेंस। ये लोग कॉपर के आर्टिफैक्ट्स को ज्यादा पसंद करते थे, सो दैट इज द थिंग। उसके अलावा ये लोग अगर बात करें कपड़ों की, तो इनके जो गारमेंट्स हुआ करते थे वो कॉटन और वुल के हुआ करते थे। खाने की बात करें तो नॉन वेजिटेरियन फूड को ये लोग रिलिश करते थे, एंजॉय करते थे। फिश ईटिंग, मिल्क और कर्ड वगैरह कंज्यूम किया जाता था। हड़प्पन सोसाइटी, अगर हम सिंध और पंजाब में रहने वाली हड़प्पन सोसाइटी की बात करें तो इनका जो स्टेपल फूड था वो था व्हीट और बार्ले। जबकि अगर रंगपुर और सुरकोटाडा की जगह की बात करें तो वहां के जो लोग हैं वो लार्जली राइस और मिलेट्स खाते थे। अगर हम इनकी लिखावट की बात करें, स्क्रिप्ट की बात करें, तो वो पिक्टोग्राफिक थी और लोगो सिलेबिक थी। मतलब एक लोगो बना दिया, उसका मतलब वो कोई एक शब्द को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और पिक्टोग्राफिक यानी पिक्चर वगैरह बनाते थे। जो हड़प्पन राइटिंग है वो बाउस्ट्रोफीडॉन थी। मतलब बाउस्ट्रोफीडॉन का मतलब क्या होता है कि आप जिसमें राइट से लेफ्ट लिखते हो, फिर अगली लाइन में लेफ्ट से राइट लिखते हो, पहले राइट से लेफ्ट गए फिर लेफ्ट से राइट गए, तो इस टाइप की थी बाउस्ट्रोफीडॉन। बाउस्ट्रोफीडॉन याद रखना। तो ये पिक्टोग्राफिक है, लोगो सिलेबिक है और बाउस्ट्रोफीडॉन है, याद रखना तीनों का मतलब। ये जो इनकी स्क्रिप्ट है वो आज तक डेसिफर नहीं की गई है, मतलब उसको नहीं समझ पाए हैं, पर लेकिन कॉमन स्क्रिप्ट देखने से हमें ये देखने को मिलता है कि भैया कि यहाँ पे कल्चरल इंटीग्रेशन काफी था। मतलब जितनी भी साइट्स हैं हर जगह पे सेम स्क्रिप्ट देखने को मिलती है, तो उससे हमें कल्चरल इंटीग्रेशन के बारे में पता चलता है। और ये जो कॉमन स्क्रिप्ट का फंडा था वो कुछ टाइम बाद डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, स्पेशली 1700 BC से। तो इससे हमें यह पता चलता है कि इस टाइम पे ये लोग जो पढ़ाई लिखाई थी वो जनरेशन में नहीं करवाते होंगे, जिसकी वजह से इसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। फाइन। तो ये इनके टाइम की स्क्रिप्ट हो गई। तो ये हमने देखी इनकी पूरी सोसाइटी कैसी थी, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे लिखते थे, क्या काम करते थे, किस टाइप के ऑर्नामेंट्स वगैरह पहनते थे, और इसके अलावा किस टाइप के खिलौने हुआ करते थे या किस चीज से बने हुआ करते थे। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिए हैं। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमी की, भैया इकोनॉमी कैसी थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो इनका जो है ऐसा बोला जाता है इनका फ्लरिशिंग ट्रेड था जो इनकी कंटेम्पररी सिविलाइजेशन थी। जैसे मेसोपोटामिया या पर्शियन सिविलाइजेशन, पर्शियन यानी ईरान में जो स्थापित सभ्यता थी उसको पर्शियन सिविलाइजेशन बोला गया है। मेसोपोटामिया की जो राइटिंग्स हैं वो लोग इंडस रीजन को उस टाइम पे रिप्रेजेंट करते थे मेलुहा के नाम से, मेलुहा, ठीक है। उसके अलावा तीन जो मेसो, क्योंकि देखिए हमें इतना तो अभी तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि हड़प्पा के टाइम पे जो राइटिंग जो है उसको डेसिफर नहीं किया गया है, तो ज्यादातर चीजें हमें कहां से पता चलती है, मेसोपोटामियन राइटिंग या फिर उस टाइम की और जो कंटेम्पररी जो सोसाइटीज थी उनकी राइटिंग से पता चलता है। तो जैसे मेसोपोटामियन टेक्स्ट है तो उसमें तीन ट्रेडिंग स्टेशन के बारे में लिखा हुआ है। एक है दिलमुन जो कि प्रोबेबली ऐसा बोला जाता है कि वो बहरीन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। दूसरा माकन जो कि हो सकता है मकरान कोस्ट ओमान में जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तीसरा है मेलुआ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा जो सील्स हुआ करती थी इस टाइम पे हड़प्पन के टाइम पे उनकी भी काफी सिग्निफिकेंस थी। ऐसा बोला जाता है कि जितने भी मर्चेंट होते होंगे उनकी एक सील होती थी, पर्टिकुलर सील, और उसमें क्या होते थे हर एक मर्चेंट अपने हिसाब से कोई ना कोई एनिमल फिगर या एम्बलम वगैरह लगाता होगा। उसके अलावा जो इनकी सील्स होती थी, एक तो वो आइडेंटिफिकेशन मार्क के लिए इस्तेमाल की जाती थी, दूसरा रिलीजियस कैरेक्टर भी था उनका। रिलीजियस कैरेक्टर क्यों, सॉरी
पहले तो उनका स्पेसिफिकेशन कि जो मर्चेंट की सील्स हुआ करती थी उसमें एक तो एम्बलम हुआ करता था, रिलीजियस कैरेक्टर हुआ करता था, और तीसरी चीज उनके नेम या उनकी डिस्क्रिप्शन वगैरह रहा करती थी। सील की अब मैं इंपॉर्टेंस बता रहा था, तो एक तो ये ट्रेड में इस्तेमाल होती थी एज अ आइडेंटिफिकेशन मार्क। दूसरा इनका फायदा था कि ये रिलीजियस पर्पस के तौर पे भी इस्तेमाल किए जाते थे। तीसरा, इनको स्टडी पर्पस के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि किसी किसी सील पे जैसे कुछ ज्योमेट्रिक फिगर, पाई, सर्कल, रेक्टेंगल के शेप मिलते हैं। रिलीजियस के तौर पे क्योंकि कुछ ऐसी सील्स है जिसपे किसी भगवान यानी डाइटी के फोटो मिलते हैं, जैसे कि पशुपति सील। ठीक है, तो ये सील्स की इंपॉर्टेंस है। जो हरप्पन सील हुआ करती थी ये स्क्वायर या ऑब्लोंग प्लैंग शेप की हुआ करती थी और स्टेटेटाइट स्टोन की बनी हुई होती थी। ठीक है, ये यहाँ पे फोटो दिया है, ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का बताया गया, क्योंकि बार बार इसका नाम आ रहा था तो सोचा बता दें आपको। उसके अलावा हरप्पन ट्रेड नेटवर्क्स के बारे में कुछ और जाने तो उस टाइम पे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही ट्रेड थे। मेटलिक मनी का कोई इस्तेमाल नहीं करते थे और बार्टर सिस्टम का प्रचलन था कि एक चीज के बदले में दूसरी चीज लेना। आप मुझे आलू दे दो, मैं आपको टमाटर दे दूंगा। इस टाइप का जो ट्रेड होता है इसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। और इनलैंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी था जो कि बुलक कार्ट की मदद से किया जाता था। ये यहाँ पे देख रहे हो, ये सील्स हैं। सील्स में जैसे कि बताया कि कोई ना कोई एनिमल का फिगर है, उसके अलावा कुछ ना कुछ लिखा हुआ है ना। तो ये इस टाइप की सील्स हुआ करती थी। हड़प्पा की जो सील्स है वो मेसोपोटामियन सिटीज में मिलती हैं, जैसे कि सूसा या उर, ये दोनों साइट्स हैं। ठीक है, इन निपुर अ सील हैज बीन फाउंड बियरिंग हड़प्पन स्क्रिप्ट एंड यूनिकॉर्न। अभी कुछ ऐसी एंशिएंट साइट्स मिली है पर्शियन गल्फ में, जिसका नाम है फैलाका एंड बहरीन, वहां पे भी हड़प्पन सील्स मिली है। तो ये एक तरीके से उस टाइम के ट्रेड को दर्शाती हैं कि दीज सिविलाइजेशंस आर इंटरकनेक्टेड, मतलब दे आर डूइंग दी ट्रेड, देयर वाज अ इंटर ट्रेड बिटवीन दीज सिविलाइजेशंस। मोहनजोदारो जो है, यहाँ पे 3 सिलेंड्रिकल सील्स मिलती हैं, वो मेसोपोटामिया को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इससे हम ये स्टैब्लिश कर पाते हैं कि ओके, इनके बीच में ट्रेड था। लोथल में एक बटन सील मिलती है। उसके अलावा बीड मेकिंग फैक्ट्रीज थी कहां पे, छन्हूदारो और लोथल में। लोथल आपका गुजरात में है। ठीक है, ये उस टाइम का डॉकयार्ड हुआ करता था लोथल। प्रोडक्ट ऑफ दीज फैक्ट्रीज वर आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट। जो डॉकयार्ड था लोथल में और जो सी पोर्ट्स हैं, जैसे लोथल में एक डॉकयार्ड था, उसके अलावा सी पोर्ट्स थे रंगपुर, सोमनाथ और बालाकोट में। ये इनको बीड बोलते हैं। अब आपको देख के समझ में आ गया होगा। उसके अलावा जो हड़प्पन कल्चर के टाइम पे स्टैंडर्डाइजेशन और एक्यूरेसी पे भी काफी ध्यान दिया गया था। जो वेट्स थे वहां पे वो लोग बाइनरी सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, और लोअर डोमिनेशन की बात करें तो 1, 2, 8, 16, 32, 64 इनका इस्तेमाल हुआ करता था। जो इनके वेट्स हुआ करते थे वो चर्ट, लाइमस्टोन और स्टेटाइट के बने हुए थे और क्यूबिकल शेप में हुआ करते थे। लेंथ को अगर मेजर करना हो तो ये उस टाइम पे फुट का इस्तेमाल करते थे या क्यूबिट का इस्तेमाल करते थे। एक शेल की बनी हुई एक स्केल मिली है मोहनजोदारो में। एक सेल का ऑब्जेक्ट मिला है जो कि एंगल्स को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा, वो सौराष्ट्र से मिलता है। और एक आइवरी यानी जो हाथी के दांत होते हैं उससे बनी हुई एक स्केल मिलती है लोथल से। तो इससे हमें समझ में आता है कि ये वेट्स जो स्टैंडर्डाइजेशन और एक्यूरेसी भी काफी थी। इससे पहले हम लोगों ने देखा था स्टैंडर्डाइजेशन और एक्यूरेसी इन केस ऑफ ब्रिक्स, उनकी कितनी यूनिफॉर्म साइज थी, 1:2:4। सिमिलरली अभी हम लोगों ने देख लिया कि इनके टाइम पे जो वेट्स भी हुआ करते थे वो एकदम सारे सिमिलर हुआ करते थे, बाइनरी सिस्टम का इस्तेमाल करते थे और एक ही सेम मटेरियल के बने हुए होते थे। बाकी लेंथ को ये लोग फुट या क्यूबिट में मेजर किया करते थे। उसके लिए हमें काफी स्केल वगैरह मिलती है। हड़प्पा अगर हम देखें ये क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, वो बहुत सारे आइटम्स को इंपोर्ट भी करती थी और एक्सपोर्ट करती थी। जैसे कि गोल्ड को इंपोर्ट करते थे ये लोग अफगानिस्तान, ईरान या कोलार से। कॉपर की बात करें तो ये खेतरी और बलूचिस्तान से इंपोर्ट करते थे। टिन की बात करें तो ये अफगानिस्तान और ईरान से करते थे। लेपिस लजूली अफगानिस्तान, जेड का पामीर, टर्कुइश खुरासन, स्टेटेटाइट तापी छाया, बिटुमिन बलूचिस्तान से, उसके अलावा लेड साउथ इंडिया से। तो ये इनके सारे मेटल्स हैं जो ये इंपोर्ट करते थे अलग अलग रीजन से। अब आगे चलते हैं। तो ये यहाँ पे आप मैप देख रहे हो, ये ट्रेड रिलेशंस दिखा रहा है। ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, इज दैट क्लियर। और यहाँ पे ये आपका हो सकता है कि ये जो मैं अभी आपको दिलमुन और मकरान कोस्ट वगैरह बता रहा था ना,
तो ये सारे यहाँ पे कोस्ट वगैरह बने हुए हैं, ठीक है। अब रिलीजन की बात करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन रही होगी, हड़प्पन सभ्यता रही होगी, वो सेक्युलर सोसाइटी थी, मतलब कोई रिलीजन, उनका कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं था, नॉट अ सिंगल, क्योंकि एक तो कोई भी किसी भी टेम्पल का एक भी स्ट्रक्चर नहीं मिलता है हमें, टेम्पल टाइप का कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलता है। और अगर हम बात करें किसी रिचुअल स्पॉट की, तो बस एक ही चीज मिलती है, दैट इज ग्रेट बाथ, मतलब एक तरीके से स्विमिंग पूल है जो कि मोहनजोदारो में एक्सक्यूबेट किया गया है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जब भी वो कोई अच्छा रिचुअल कर रहे हो, कोई सेरेमनी कर रहे हो, तो उसमें बात करने का, नहाने का प्रोविजन रहता होगा। उसके अलावा आइडोलेट्री जो है, मतलब मूर्ति पूजा जिसको बोलते हैं, आइडोलेट्री ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे प्रैक्टिस किया जाता था और वो पूजा भी करते थे। किन चीजों की पूजा करते थे? जैसे कि मदर गॉडेस, ठीक है, धरती माता जिसको हम लोग बोलते हैं, पशुपति महादेव और प्रोटोशिवा, इसकी वो लोग पूजा करते थे। एक ऐसी सील मिलती है पशुपति भगवान की, तो उससे ये अंदाजा लगाया गया है कि ये पूजा करते थे। उसके अलावा लिंगम और योनि की वर्शिप करते थे फॉर कल्ट, जिसको कल्ट ऑफ फर्टिलिटी के नाम से भी जानते हैं, फाइन। उसके अलावा पीपल ट्री की लोग पूजा करते थे, हम्ड बुल की करते थे, वर्ल्ड की करते थे और वन हॉर्न यूनिकॉर्न की करते थे। तो यानी एक तरीके से ये जितने भी नेचुरल फोर्सेस हैं उनकी प्रे करते थे, जो हम अभी ऋग्वेदिक एज में जाएंगे तब और अच्छे से इनके बारे में समझेंगे। उसके अलावा अगर हम कुछ और इनकी रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में देखें तो कुछ फायर ऑल्टर्स मिलते हैं कालीबंगन और लोथल से। सिमिलरली पशुपति महादेव की सील मिलती है एक, जो कि एलिफेंट, टाइगर, राइनो और बफेलो एंड अ डियर से कवर्ड है, मतलब जैसे बीच में भगवान बैठे हुए हैं और फिर वहां पे एलिफेंट है, टाइगर है, राइनो है, बफेलो है और डियर है। उसके अलावा तो इससे हमें समझ में आया कि वो डाइटीज यानी भगवान की तो पूजा करते ही हैं, उसके अलावा एनिमल्स की भी पूजा करते होंगे, क्लियर है। उसके अलावा फायर ऑल्टर्स यानी जिसको हम लोग यज्ञ वगैरह नहीं बोलते, वो मिलते हैं। और जो डेड बॉडीज हैं उनको ये लोग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में प्लेस करते थे और कुछ सामान भी रखते थे, यानी ये लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हैं, इससे हमें ये समझ में आता है। और इस टाइम पे ये लोग 3 टाइप के बुरियल को प्रैक्टिस करते थे। एक तो कंप्लीट बुरियल, दूसरा फ्रैक्शनल बुरियल, जिसमें क्या होता है बोन्स को गैदर और बरी किया जाता है, पहले उसको ऐसे खुला छोड़ देते हैं, जैसे जो आज के टाइम में ये ज्यूस लोग प्रैक्टिस करते हैं कि पहले बॉडी को ऐसे रख दिया और फिर बॉडी के ऊपर पहले जो एनिमल्स वगैरह उन लोगों ने उसको खाया और फिर जो हड्डियां बचती हैं उसको ये लोग बरी कर देते थे। और फिर तीसरा है क्रीमेशन यानी जलाना, क्रीमेशन फॉलोड बाय बरियल ऑफ द एसेस। उसके अलावा ऐसा भी समझ में आता है कि ये लोग कॉफिन्स का इस्तेमाल करते होंगे बॉडीज को दफनाने के लिए। कालीबंगन में सर्कुलर पिट्स मिलती हैं, सर्कुलर पिट्स जिनमें बहुत सारा सामान और पॉटरी वगैरह रखी हुई होती थी। ट्रायंगुलर टेराकोटा केक रखा हुआ करते थे, भगवान की मूर्ति हुआ करती थी, ठीक है, और एनिमल्स वगैरह मिलते हैं। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि ये लोग भी हो सकता है कि एनिमल सेक्रीफाइस वगैरह भी करते होंगे। उसके अलावा लोथल में मेल और फीमेल स्केलेटन्स मिले, तो इसका मतलब हमें जो बोलते नहीं है कि एकदम ग्रुप में दफना देना, ऐसी सारी प्रैक्टिस के बारे में पता चलता है। तो एक तरीके से इनकी सारी रिलीजियस प्रैक्टिस थी कि फायर ऑल्टर मिला, या ये किसकी पूजा करते थे, या इस टाइम पे जो बरी किया करते थे, या आफ्टर लाइफ में लोग मानते थे या नहीं मानते थे, किन चीजों का इस्तेमाल करते थे वो देखिए हमने। अगर एग्रीकल्चर की बात करें हम लोग, जो एग्रीकल्चर है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तो ये ऐसा माना जाता है ये अर्लीस्ट सिविलाइजेशन थी जो कॉटन को प्रोड्यूस करते थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले लोग। और इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि ग्रीक लोग इसको सिंधोन के नाम से जानते थे, जस्ट फ्रॉम दी सिंध। और वहां पे ऐसा किया जाता होगा कि इस टाइम पे कि जो सीड्स वगैरह उनको नवंबर में सो कर देते थे और उसके बाद इसको हार्वेस्ट किया जाता होगा बाद में। तो इस टाइप का मतलब एक तरीके से ये बताया गया कि ये किस तरीके से उस टाइम पे एग्रीकल्चर करते होंगे कि पहले सीड्स जो हैं, बीज जो हैं, वो जो फ्लड प्लेन्स हैं इंडस वैली के, वहां पे उनको सो कर दिया नवंबर में, और जब बाद में पानी रिसीड हुआ, पीछे गया, तो वो हार्वेस्ट हो जाते थे, मतलब पक जाते थे वीट और बार्ली, ठीक है। तो सेम वे ये लोग करते होंगे, इसीलिए ग्रैनरीज वगैरह भी देखने को मिलती है कि जहां पे सरप्लस फूड को रखा जाता होगा। हड़प्पन जो है वो वीट को ग्रो करते थे, मेहरगढ़ में इसके एविडेंस मिलते हैं। उसके अलावा बार्ले, हॉर्स ग्राम, पीस, मेलन, वाटरमेलन, तो बहुत सारी जो क्या कहते हैं फूड प्रोडक्ट्स हैं, इनको ये लोग ग्रो किया करते थे। बाकी जो राइस कल्टीवेशन के हमें एविडेंस मिलते हैं वो लोथल से मिलते हैं। उसके अलावा
दे ऑल्सो एक्सप्लॉइटेड रिवराइन एज वेल एज मेराइन रिसोर्सेज, मतलब जो नदियों में या फिर समुद्र में जो रिसोर्सेज मिलती है उन लोग उसको भी लेते होंगे, यानी उसका भी इस्तेमाल करते होंगे। जैसे कि मलस्क होता है वो एक उसको उसका इस्तेमाल करते होंगे प्रोटीन के लिए। फाइन। हड़प्पन जो हैं वो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे लार्ज स्केल पे, जैसे कि कैटल्स या फिर कैट और डॉग्स। उस टाइम पे ऐसा बोला जाता है कि जो घोड़ा होता है उसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग, पर वो हाथी और राइनासोरस के बारे में जानते थे। क्योंकि वहां पे अगर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन को देखें तो उससे हमें ये पता चलता है कि एक तो हॉर्स के ज्यादा एविडेंस नहीं मिलते हैं, और इसीलिए जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो हॉर्स सेंटर्ड भी नहीं थी। उनके जो कुछ मूर्तियां वगैरह मिलती हैं उसमें हमें टाइगर्स भी देखने को मिलता है, लेकिन लियोपर्ड्स नहीं देखने को मिलता है। अगर हम उनकी पॉटरी पे जो बनी हुई पेंटिंग्स है उसमें हम बाकी के जानवर जैसे कि रेबिट, पीकॉक, डॉग, पिजन्स, इन सबको देख सकते हैं। हमें जो कालीबंगन नाम की जगह है वहां पे जो खेत मतलब जिसको नहीं बोलते हैं जुता हुआ खेत, प्लाउड फील्ड देखने को मिलती है, और उसको प्लाव किया गया है, उसको जोता गया है किसकी मदद से? वुडन प्लाव की मदद से। कहां पे मिलते हैं इसके एविडेंस? कालीबंगन में, याद रखना ये बात। उसके अलावा टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लाव भी देखने को मिलते हैं बनावली और भावलपुर से। सिर्फ एक जगह है जहां पे घोड़े के एविडेंस या रिमेन्स मिलते हैं, वो है सुरकोटाडा। सुरकोटाडा से हमें घोड़े के रिमेन्स मिलते हैं। उसके अलावा रोपर एक जगह है जहां पे एक आदमी को कुत्ते के साथ दफनाया गया है, तो उसके एविडेंस कहां से मिलते हैं हमें? रोपर से। अभी ये जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसकी एक लिस्ट बताएंगे, तो उससे आपको याद हो जाएगा कि किस साइड से क्या पिक्यूलियर चीज देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इतनी अच्छी सिविलाइजेशन, इतनी अच्छी सभ्यता, इतनी ज्यादा प्रोग्रेस या प्रॉस्पर सभ्यता कैसे एकदम से भाई 1300 आते आते तक गायब हो जाती है, या क्यों एकदम इसमें डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड था वो था 2600 से लेकर 1900 तक का। 1900 के बाद डिक्लाइन देखने को मिलता है, और प्रिसाइजली एक तरीके से डी अर्बनाइजेशन, लोकलाइजेशन शुरू हो जाता है, और ये मैच्योर फेज के बाद आपका लेटर फेज आता है, और लेटर फेज फाइनली पूरा खत्म ही हो जाता है। मतलब 1900 से आपका लेटर फेज चलता है 1300 तक, और फिर ये फाइनली एब्रप्टली खत्म हो जाता है। तो इसके लिए बहुत सारी थ्योरी दी गई, जैसे कि व्हीलर और गॉर्डन नाम के हिस्टोरियन हुए, उन्होंने आर्यन इन्वेशन थ्योरी दी। उन्होंने कहा आर्यन नामक कोई जाति आई होगी जो घोड़ों का, हॉर्स वगैरह का इस्तेमाल करते थे, जो कि क्या कहते हैं फाइटिंग वगैरह में बहुत ज्यादा महारत हासिल थी। उन्होंने इन्वेशन किया होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों पे। फेयर चाइल्ड नाम के हिस्टोरियन हुए, इन्होंने बोला उस टाइम पे इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हुआ होगा। फिर उसके अलावा डेल्स, वेट्सा और लंबर्क ने बोला कि भैया उस टाइम पे नदी का कोर्स चेंज हुआ होगा, उसकी वजह से ये हड़प्पन सिविलाइजेशन या तो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गई या कुछ और हो गया है। यही इसी चीज को दिखाया गया है किसमें? मोहनजोदारो जो मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, उसमें इसी थ्योरी को दिखाया गया है। स्टीन नाम के हिस्टोरियन हुए, उन्होंने कहा एकदम से पानी जो है बरसना कम हो गया और फिर ये सभ्यता गायब हो गई। मैके और एसआर राव ने बोला कि भैया उस टाइम पे फ्लड आया होगा और ये जो सिविलाइजेशन है वो गायब हो गई। डीपी अग्रवाल और सूद ने बोला कि भैया जो घग्गर नदी थी वो सूख गई थी और जो रेगिस्तान है वो बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से ये सिविलाइजेशन धीरे धीरे करके समाप्त हो गई। उसके अलावा कुछ और भी हैं, रेक्स और डील्स है, उन्होंने अर्थक्वेक का बोला। के.आर. कैनेडी ने नेचुरल कैलेमिटी का थ्योरी दी। तो बहुत सारी थ्योरी आई, आप इसको लिख सकते हैं, पर कोई भी ऐसी नहीं है कि फुल प्रूफ हो। हर कोई अपने अपने एविडेंसेस दे रहा है। अब ये कुछ साइट है, तो अब यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं, सबसे ज्यादा प्रीलिम्स में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि भैया ये जो पर्टिकुलर साइट है वो कहां पे है, किस स्टेट या किस कंट्री में है, किस नदी पर है, और उसको किसने फाउंड किया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद करोगे, और फिर वहां से की कुछ स्पेशल चीजें या कुछ स्पेशल फैक्ट, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो हड़प्पा नाम की साइट है वहां पे हमें क्या क्या देखने को मिलता है? 6 ग्रेनरीज की 2 रो मिलती है, 1 2 3 4 5 6, तो इस टाइप की 2 रोज मिलती हैं हड़प्पा में। उसके अलावा ऐसे भी कुछ हमें एविडेंस मिलते हैं कि वहां पे जो लोगों को दफनाया जाता होगा उसके लिए कॉफिन का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, उसके अलावा जो जहां पे दफनाया जाता है उसको सिमेट्री बोलते हैं, तो वो एच शेप में बनी हुई है। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो सिंगल रूफ की बैरेक्स हैं उस टाइम की,
दो जो है रेड स्टोन के आइडॉल्स मिले, एक डांसिंग गर्ल का और एक नेकेड बस्ट ऑफ मेल फीमेल का जेनेटेलिया का। उसके अलावा एविडेंसेस ऑफ डायरेक्ट ट्रेड इंटरेक्शन विद मेसोपोटामिया, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ डायरेक्ट ट्रेड के एविडेंसेस मिलते हैं। मोहनजोदारो के बारे में बात करें तो इसको माउंट ऑफ द डेड बोलते हैं। ये पाकिस्तान सिंध में मिलता है, इंडस नदी के तट पे है। आर.डी. बैनर्जी ने इसको डिस्कवर किया था। यहाँ पे मल्टीप्लड असेंबली हॉल मिलता है, ग्रेट बाथ मिलता है, ठीक है। उसके अलावा पब्लिक वेन्यू, बहुत सारे पब्लिक वेन्यूज मिलते हैं। प्रीस्ट का कॉलेज भी मिलता है देखने को। उसके अलावा यहाँ पे लार्ज ग्रेनरी देखने को मिलती है। वॉबन कॉटन क्लोथ्स मिलते हैं और जो सुपरफिशियल एविडेंस मिलते हैं हॉर्स के, घोड़े के। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिलती है, ठीक है, और ह्यूमन स्केलेटल। और उस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ सील मिलती है, जैसे मदर गॉडेस की, पशुपति की, बियर्डेड मैन की और एक वुमेन की विच इज गोइंग टू बी सेक्रीफाइस्ड। कुछ बड़े और कुछ छोटे बोन्स मिलते हैं, मतलब शिप वगैरह के वो एविडेंस मिलते हैं। लोथल की बात करें तो ये गुजरात में था, एस.आर. राव के द्वारा ये डिस्कवर किया गया था। ये वुकबा और साबरमती के कॉन्फ्लुएंस पे ये साइट है लोथल। ये उस टाइम का डॉकयार्ड हुआ करता था, ठीक है। और यहाँ पे बीड मेकिंग फैक्ट्री भी देखने को मिलती है। उसके अलावा जो लोथल का साइट है वहां पे टाउन को 2 सेक्टर्स में डिवाइड नहीं किया गया है, जबकि जो सिटी है उसको 6 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है और हर एक सेक्शन को के ऊपर वाइड प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा राइस हस्क के रिमेन्स मिलते हैं, कहां से? लोथल से। मतलब इससे ये पता चलता है लोथल में जो है राइस कल्टीवेशन होता होगा। उसके अलावा जो यहाँ पे घर हुआ करते थे उनका जो एंट्रेंस है वो मेन स्ट्रीट की तरफ हुआ करता था उसका व्यू। पेंटिंग देखने को मिलती है जार पे, जो कि रिजेंबल करती है स्टोरी ऑफ द कनिंग फॉक्स इन पंचतंत्र। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताना, ये जो पंचतंत्र नामक किताब है वो किसने लिखी है? पंचतंत्र। बाकी आने वाले लेक्चरों में मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, आप भी बताना। एविडेंस ऑफ डबल बरियल, मतलब मेल और फीमेल को एक साथ बरी किया गया है, तो हो सकता है सती प्रथा नामक कोई प्रथा चलती हो या फिर कुछ और भी रीजन हो सकता है। उसके अलावा मेसोपोटामिया की यहाँ पे सील्स मिलती हैं, आइवरी की स्केल मिलती है, टेराकोटा के मॉडल्स मिलते हैं और जो लोअर पार्ट है वहां पे फायर ऑल्टर्स मिलते हैं। कालीबंगन जो है वो राजस्थान में है, घग्गर नदी के तट पे है और आमला आनंद ने इसको डिस्कवर किया था। यहाँ पे प्लाउड फील्ड मिलती है, फायर ऑल्टर्स मिलते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि भैया यहाँ पे सेक्रीफाइस करने वाली, बलि देने वाली कोई प्रैक्टिस की जाती होगी, तो उस टाइप की चीजें मिलती हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं, ऊंट की हड्डियों के हमें रिमेन्स मिलते हैं। उसके अलावा और कुछ बात करें तो जैसे कि ये ज्यादा प्लान्ड नहीं थी, ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं थी जितनी की मोहनजोदारो थी, ठीक है। यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम था वो भी इतना अच्छा नहीं था। जो यहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था वो सर्कुलर या रेक्टेंगुलर ग्रेव्स में दफनाया जाता था। उसके अलावा यहाँ से प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन के एविडेंसेस भी मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डेकोरेटिव ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता था। सो ये सारे एविडेंस। छनूदारों की बात करें, पाकिस्तान के इंदस नदी के तट पे है। इसे एनजी मजूमदार ने इसको एक्सकवेट किया था। यहाँ पे प्री हड़प्पन और मैच्योर फेज दोनों के ही एविडेंस मिलते हैं। यहाँ पे बीड फैक्ट्री देखने को मिलती है आपको। उसके अलावा यहाँ पे क्या कहते हैं, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स देखने को मिलते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हो सकता है यहाँ के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा स्किल्ड हुआ करते होंगे, काफी अच्छे क्राफ्ट्समैन हुआ करते होंगे। और फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये जो आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये छनूदारो एक इकलौती ऐसी साइट है जहां पे सिटाडेल नहीं हुआ करता था। यहाँ पे ह्यूमन सेक्रीफाइस के एविडेंस मिलते हैं। तो ये सारी चीजें। रंगपुर जो है वो लोथल के पास है गुजरात में, और ये मदर नदी के ऊपर है ये साइट। इसको बत्सा जी ने एक्सकवेट किया था। यहाँ पे भी रिमेन्स मिलते हैं आपको प्री हड़प्पन और मैच्योर फेज के। और यहाँ पे येलो और ग्रे कलर के पॉट्स मिलते हैं। बनावली जो है वो हरियाणा में है, रंगोई नदी के ऊपर। बिस्त जी ने इसको डिस्कवर किया था। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो बाले वगैरह चीजें मिलती हैं। तो ये आप देख लेना, काफी लंबी लिस्ट है एक्चुअली, तो आई कांट गो थ्रू लाइक दिस। आप इसको सेल्फ स्टडी के तौर पे आप इसे खुद पढ़ना, फाइन। मतलब इस लेक्चर की भी लेंथ काफी लंबी होती जा रही है। और एल्स व्हाट विल वी डू, हम इसी पे हड़प्पन सिविलाइजेशन पे एक और लेक्चर देख लेंगे और उसको यहीं से शुरू कर लेंगे, व्हाट्सएप, ठीक है।
तो उसको, इस पूरी लिस्ट को भी वहां पे एक बार हम रिवाइज कर लेंगे, और उसके बाद भी जो पार्ट बचा हुआ है तो प्रोबेबली 20-25 मिनट का एक और लेक्चर हम इसके ऊपर बना देंगे। फाइन। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो आज का लेक्चर था वो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर और ये जो सीरीज है काफी पसंद आ रही होगी। दोस्तों इस लेक्चर को इत्मीनान के साथ और फुल कंसंट्रेशन के साथ देखने के लिए, अपना समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे, या आपको कोई क्वेरी हो, या फिर आपके पास कोई सजेशन हो जिसकी माध्यम से हम इस लेक्चर सीरीज को और ज्यादा अच्छा और उम्दा बना सकते हैं, कंप्लीट बना सकते हैं, तो आपके सजेशंस वेलकम है। आप मुझे अपने सजेशंस, क्वेरीज या कमेंट्स इस ईमेल आईडी पे street0199@gmail.com पर लिख सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, तस्वीदानिया।